रसल इज वन ऑफ द वेरी, जैसे कहना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक प्रोज राइटर है। सबसे बड़ी चीज के रसल ह्यूमैनिटेरियन है। ठीक है, अगर हम बेकन को कहें ना कि वो वर्ल्डली विजडम पे लिखता है, उसकी प्रैग्मेटिक अप्रोच है, ऑन द अदर साइड अगर हम रसल को देखें तो रसल ह्यूमैनिटेरियन है। ह्यूमैनिटेरियन ऐसा इंसान होता है जो ह्यूमन बीइंग्स के मफाद की बात करता है, जिसको ह्यूमन से प्यार होता है, और वो ह्यूमन की साइकी समझते हुए उस पे फिर रसल ने ये सारी चीजें लिखी। ठीक है, उसने अपने एसेंस लिखे, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है बर्नार्ड रसल के, तो वैसे बहुत ही सारे ही एसेंस बहुत अच्छे हैं, मुझे 3 एसेंस सबसे ज्यादा पसंद है। फंक्शन ऑफ अ टीचर, नंबर 2 आइडियाज दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन काइंड, और आइडियाज दैट आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन काइंड। ये 3 एसेंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे ओवरऑल इसने जितने भी एसेंस लिखे बहुत जबरदस्त लिखे और बड़े इंटरेस्टिंग है। आज हम रसल का थोड़ा सा प्रो स्टाइल जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके प्रो स्टाइल के अंदर क्या है। अगेन, प्रो स्टाइल, जब भी आपको प्रोज स्टाइल लिखना आए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोज की डेफिनेशन जरूर यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद आप प्रोज स्टाइल। मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, फिर यहाँ पे बर्नार्ड रसल इज द मोस्ट prolific writer of 20th century. He is one of the greatest master of English prose. He has revolutionized not only the subject matter but also the mode of expression. He has in him a happy blend of great philosopher and a great writer. Although he is not a literary writer in his true sense, yet his work impresses us greatly because of its literary qualities. His works are mainly devoted to the problems of philosophy, ethics, morality, peace, politics, economics एंड सोशियोलॉजी। पीछे तो आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो थोड़ी सी डिफरेंट है इसके वर्क्स में, वो क्या है कि वो डिवोटेड है सबसे पहले प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी, उसके बाद हमारे जो एथिक्स होते हैं कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, द एथिक्स एंड मोरालिटी। ठीक है, हाउ टू बिहेव एंड हाउ वी आर बिहेविंग, एक पढ़ी लिखी सोसाइटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। उसके बाद वो पीस पे बात करता है, पॉलिटिक्स के बाद पे बात करता है, इकोनॉमिक और सोशियोलॉजी पे बात करता है। द फर्स्ट सेलिएंट फीचर ऑफ रसल प्रोज स्टाइल इज इट्स ल्यूसिडिटी। ठीक है, फ्लुएंसी, ल्यूसिडिटी, उसकी कॉम्पैक्टनेस। ही राइट्स हिज एसेज डायरेक्ट, सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, डायरेक्ट बात करता था, सिंपल बात करता था, क्लियर। The subject may be very difficult, but his manner of expression is so lucid that even a layman can understand him without any special difficulty. और सब्जेक्ट जो है वो मे भी इतना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन बट हिज मैनर ऑफ एक्सप्रेशन इतने लूसिड थे, इतने कॉम्पैक्ट थे, इतने सिंपल, क्लियर और डायरेक्ट थे कि इवन एक आम इंसान भी उन चीजों को समझ सकता था विदाउट एनी स्पेशल डिफिकल्टी। Even in such as philosophy and politics or philosophy of a layman, he is extremely clear. He opines that complexity of expression leads to ambiguity. वो ये उसकी एक ओपिनियन है कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सप्रेशन है वो लीड करती है टूवर्ड्स द एम्बिगाइटी, कि हम जितना कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, जैसे शायर होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से क्या होता है कि हमें बहुत सारी बातें समझ नहीं आती, एम्बिगाइटी कंफ्यूजन पैदा करती है फिर इस तरह के एक्सप्रेशन जो होते हैं, विच इफेक्ट द एम ऑफ अ राइटर। तो जाहिर बात है, पहले मैं एक मुश्किल किताब पढ़ूंगी, फिर मैं उसके मीनिंग्स को समझूंगी, फिर मैं उसके डीप मीनिंग्स को समझूंगी, तो उससे क्या होता है कि एम ऑफ राइटर तो यही है ना कि वो अपना आइडिया इजी वे में कन्वे कर दे, और प्रोज यही है बेसिकली। ठीक है, तो Russell's aim was to create a public opinion to thwart the evil designs of dogmatic in political, social and economic spheres। और रसल का एम क्या था कि वो एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करे ताकि ये जो इवल डिजाइन ऑफ डॉगमेटिक इन पॉलिटिक्स है इसको डिवॉर्ड यानी कि डाइवर्ट किया जा सके, खत्म किया जा सके सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर्स में। So he presents his ideas with brilliant clarity. Our critics have remarked in the in Russell the verbal faculty is preserved and cultivated। और रसल के अंदर क्या है, वर्बल फैकल्टी जो है वो प्रिजर्व्ड है और जो है कल्टीवेटेड है। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रसल स्टाइल इज द यूनिटी ऑफ थॉट। स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल डिसिप्लिन taught him the principle of unity of thought.
He starts reasoning from a well-affirmed basic assumption and then proceeds step by step to the logical conclusion of his argument. Hence, the sentence may be long, but the main link of the thought is not broken anywhere. और hence वो जो sentence था वो शायद बेशक long हो जाए लेकिन जो main link of thought था वो कहीं से भी broke नहीं हुआ. No part of syntax is loose. कोई part syntax कहते हैं अल्फाज को जोड़ना word to word. ठीक है एक मतलब हम एक जुमले को जब अल्फाज वर्ड्स को हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं हम कहते हैं ये इसका सिंटैक्टिक एनालिसिस है या ये इसका सिंटैक्स है. तो जो एक सेंटेंस होता था उसका जो सिंटैक्स यानी कि उसका जो राइटिंग स्टाइल है उसकी जो वोकैबुलरी है वो कहीं से भी लूज नहीं होती थी. कंसीडरिंग द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम आइडियाज दैट हार्म मैनकाइंड. आइडियाज जो कि हार्म करते हैं मैनकाइंड को उसमें यानी कि उसने इस ऐसे के अंदर कुछ इसी तरह का सिंटैक्स लिखा है सेंटेंस स्ट्रक्चर को. इन शॉर्ट अगर कहे सिंटैक्स कहते हैं बेटा सेंटेंस स्ट्रक्चर को. आपका सेंटेंस जैसे मैं कहती हूँ ना एग्जाम्स में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ा मैटर करता है. आपकी वोकैबुलरी बड़ी मैटर करती है कि आप किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हो. तो वो इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा करता था. पीपल हु आर विगरस एंड ब्रूटल. वो कहता है कि लोग जो कि बहुत ज्यादा विगरस होते हैं और ब्रूटल जालिम होते हैं ऑफन फाइंड वॉर एंजॉयबल. उनको वॉर लड़ाई झगड़ा बड़ा अच्छा लगता है. और ऐसे लोग आपको पढ़े लिखे अनपढ़ से फर्क नहीं पड़ता. आपको लड़ने झगड़ने वाले वो हर कोने नुक्कड़ नुक्कड़ पे जो है ना वो छोटी छोटी बात पे लोग जो है वो दिमाग में गुस्सा लिए भरे हैं. ठीक है छोटी छोटी बातों पे फसाद. तो क्या है वो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट इट इज विक्टोरियस वॉर. उनको ये लगता है कि ये एक वो कहते हैं लोग जो विगरस और ब्रूटल होते हैं उनको वॉर्स जो होती हैं वो बड़ी एंजॉयबल लगती हैं और वो प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइडेड दैट इट इज विक्टोरियस वॉर. और उनको ये जंग जीत के ऐसे लगता है जैसे ये कोई विक्टोरियस वॉर है. दैट देयर इज नॉट मच इंटरफेरेंस विद अ रेप एंड प्लंडर. और शायद कोई मच इंटरफेरेंस नहीं होगा अगर एक रेप हो या प्लंडर हो. तो उनके लिए वायलेंस उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं पे जंग हो रही है या नहीं हो रही. सेम इज द केस विद अस. आप देखिए हम बच्चों को मीडिया दिखा दिखा के ये कत्लो गारत दिखा दिखा के इस तरह की मूवीज जो कि इस तरह की होती हैं जिसके अंदर गोलियां चल रही होती है स्पेशली द इंग्लिश मूवीज. ठीक है जहाँ पे हर वक्त वो एक एलियन फोर्स होती है जो कि फाइट कर रही होती है. तो क्या होता है कि हमारी साइकी पे कहीं ना कहीं इन चीजों का असर हो रहा होता है. जैसे खैर इसने इम्पीरियलिज्म पे तो नहीं लिखा लेकिन आप देखें इम्पीरियलिज्म इज आल्सो दैट सॉर्ट ऑफ द थिंग कि किस तरीके से कल्चर डिस्ट्रॉय किए जाते हैं और लोगों के अंदर एक वायलेंस पैदा की जाती है. तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि विगरस और ब्रूटल होते हैं जो हर वक्त फसाद का ही सोचते रहते हैं उनके लिए वॉर्स जो होती है वो एंजॉयबल होते हैं. बाज लोगों को दूसरों की झगड़े में झगड़े जान के मजा आ रहा होता है. दूसरों की बुराई जान के मजा आ रहा होता है. दूसरों का नुकसान जान के मजा आ रहा होता है. इट मीन्स कि ये लोग क्या हैं ये लोग फसादी हैं. ठीक है दैट्स वाई उनको अच्छा लगता है. अच्छा हुआ इसके साथ ऐसे हो गया है कि नहीं. तो ऐसे लोग अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया. इस तरह के ब्रूटल और विगरस लोग आपको बड़े मिलेंगे सोसाइटी के अंदर. 75% 80% बल्कि ऐसे ही लोग होते हैं. वो 20% लोग रह गए बेचारे पीछे जिनके वजह से ये दुनिया कायम है. अदरवाइज पता नहीं दुनिया ने किधर जाना. ठीक है. और थर्डली रसल यूजेस द वर्ड्स विद ग्रेटेस्ट पॉसिबल इकोनॉमी. और थर्डली रसल यूज करता है वर्ड्स को जिनकी विद ग्रेटेस्ट पॉसिबल इकोनॉमी और अवॉइड करता है वो एम्प्टी मीनिंगलेस रिटोरिक. ठीक है वो मीनिंगलेस रिटोरिक को जो है वो मीनिंग मतलब ऐसे फ्रेजेस जो बार बार रिपीटेटिव हो रिटोरिक हो उनको जो है अवॉइड करता. उसकी साइंटिफिक आउटलुक उसको कंपेल करती है कि वो अवॉइड करे एम्बिग्विटी को कंफ्यूजन को. लव एम्बिगाइटी बेसिकली कहते हैं एक अल्फाज जिसके कई मायने होते हैं एम्बिगाइटी. ठीक है. और नॉर्मली जो पोइट्स होते हैं वो अपने टेक्स्ट के अंदर एम्बिगाइटी यूज करते हैं. ठीक है. एक लफ्ज होता है और उसके कई मीनिंग्स होते हैं. आप लोग जब अमेरिकन लिटरेचर पढ़ेंगे तो अमेरिकन लिटरेचर के अंदर बहुत ज्यादा एम्बिगाइटी है. एक एक लफ्ज है उसके कई मायने हैं. जैसे आज मैंने मॉर्निंग में डाइविंग इनटू द रेक पढ़ाया था. ठीक है. हमना थी उस क्लास के अंदर. तो उसमें क्या था एक लफ्ज था
लेकिन दैट वाज एम्बिजियस, एम्बिजियस, ठीक है। रीजन, एक वर्ड के कई मायने थे, जैसे द सी है तो वो ट्रेडिशन को शो कर रहा है, ठीक है। डाइव करी है एक औरत, यानी कि वो ट्रेडिशन में डाइव करने जा रही है, वो अपनी आइडेंटिटी फाइंड, तो दैट इज बेसिकली द एम्बिगुइटी। देखने को वो डाइविंग इनटू द रेक था, लेकिन क्या था कि औरत की एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन उस पोएम के अंदर दिखाई गई। तो ये क्या होती है, दिस इज एम्बिगुइटी। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो कंफ्यूजन, ठीक है। जू मायनी, कई मायनी, ठीक है। और कई मीनिंग जो एक लफ्ज से निकलते हैं उसको हम एम्बिगाइटी कहते हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन ये एम्बिगाइटी को अवॉइड करता है। और प्रोज है ये कि आप आसान अल्फाज में अपनी बात को कन्वे करते हैं। देयर आर सम सेंटेंसेस व्हिच कैन बी यूज्ड एज प्रोवर्ब। एक्सट्रीम होप्स आर बोर्न फ्रॉम एक्सट्रीम मिजरी। वो कहते हैं कि एक्सट्रीम होप्स जो है कहाँ से बॉर्न होती है, एक्सट्रीम मिजरी। देखिए एक चीज है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लिमिटेशंस लीड्स टू इनोवेशन। आपकी लाइफ में अगर लिमिटेशंस नहीं है ना, तो इनोवेशंस भी नहीं होंगी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आप, एक चीज बेटा याद रखिएगा, जब इंसान एक अंधेरे में गुम हो जाता है ना, मैं एक दिन बैठी हजरत मूसा का वाकया पढ़ रही थी, बल्कि अपने बेटे को वो स्टोरीज लेके आई थी, इस्लामिक स्टोरीज, तो मैं उसको सुना रही थी, वो रीड करके सुना रही थी। तो उसमें मैंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो जब फिरौन के दरबार में एक शख्स के साथ झगड़ा हो जाता है, तो उसको एक लगाते हैं, मुक्का मारते हैं, वो बंदा मर जाता है। अब क्या होता है कि हजरत मूसा के पीछे, अलैहिस्सलाम के पीछे वो फौज लग जाती है, और भागते 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 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक वादी में चले जाते हैं। वहां पे सारा अंधेरा होता है। फिर अचानक से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक चिंगारी नजर आती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या है। तो चिंगारी के जब पीछे जाते हैं ना, तो आगे जाके जो है अल्लाह उनसे कलाम करता है। जो कोई तूर पे वो करते करते आगे जाके तो कोई तूर पे पहुंच जाता है। अल्लाह उनसे कलाम करता है कि मूसा जूते उतार दो। तो मैं जब अपने बेटे को ये स्टोरी सुना रही थी, मैंने कहा अच्छा, हिदायत ऐसे मिलती है। बंदा जब अंधेरों में गुम होता है तो फिर एक रोशनी की किरण नजर आती है। तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड, अच्छा ऐसे होता है। तो फिर मैं कुछ देर के लिए क्वाइट हो गई, तो मैंने अपने बेटे को कहा, बेटा हिदायत तो ऐसे मिलती है कि अल्लाह जानबूझ के बंदे को इंट्रैप करता है, हर किसी से अलग कर देता है। हजरत मूसा उधर अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे, अंधेरा भी था, रोशनी भी कोई नहीं थी, अचानक से चिंगारी फूटती है। तो आई वाज जस्ट शॉक कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो अल्लाह ताला ये इन स्टोरीज के थ्रू इंसान को बताता है, देखो तुम्हारे इर्द गिर्द जब अंधेरा होगा ना, तो वहां पे मैं आऊंगा। जब तुम अकेले होगे उस जगह पे मैं आऊंगा, तुम्हारी मुलाकात मेरे से होने वाली है। अब ये हमारे ऊपर है, हम उस लम्हे को पकड़ते हैं या छोड़ देते हैं। तो जब बंदा अकेला होगा तो अल्लाह तो मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमें जानबूझ के अकेला करता है, अल्लाह ताला हमें जानबूझ के आइसोलेट करता है हमारे प्यारों से, कि उस बंदे को असल में अल्लाह ने अपने लिए चुनना होता है। ये है फर्क। तो इसी तरीके से जो एक्सट्रीम होप्स होती हैं वो बॉर्न होती हैं एक्सट्रीम मिजरी से। आपकी एक्सट्रीम होप्स कहाँ से आती हैं, एक्सट्रीम मिजरी से आती हैं। और फिर टू कंकर फियर इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। जैसे मैं कहती हूँ ना कि अगर आपके दिमाग में सक्सेस और फेलियर अभी तक बैठे हो, यू कैन नेवर एवर डू एनीथिंग, ठीक है। और ऐसा इंसान जो तारीफ से भूल जाता है और क्रिटिसिज्म से टूट जाता है, वो आगे नहीं जा सकता। वो भी यही कह रहा है कि भाई, टू कनकर फियर, सबसे पहले अपने फियर्स को ओवरकम करें। यू हैव टू कनकर योर फियर्स, ठीक है, इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। यहाँ से विजडम, जाहिर बात है, आपने अपने फियर्स को ओवरकम कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेंटल एनर्जीज होंगी वो तो फास्ट होंगी, वो तो पॉजिटिव होंगी। क्योंकि इंसान बहुत कुछ नहीं कर पाता सिर्फ फियर की वजह से। या तो फियर ऑफ फेलियर होता है, या फियर ऑफ पीपल होता है, या फियर ऑफ जमाना होता है, या फिर ये लग रहा होता है यो मेरा कजन है, वो मेरी फ्रेंड, वो आगे चली गई थी, मैं पीछे रह गई, कहीं मैं हार ना जाऊं। तो ये क्या होते हैं, ये फियर्स होते हैं जिनको ओवरकम करना होता है हमने। और फिर क्या होता है, वो कहते हैं ये बिगिनिंग ऑफ द विजडम है। एंड इट इज नाउ मैन, दैट इज मैन वर्स्ट एनिमी। और वो कहता है आज इंसान ही इंसान का वर्स्ट एनिमी है, ठीक है। आज का जो पढ़ा लिखा इंसान है दुनिया को तबाह करने में
अनपढ़ जाहिल बंदे का कमाल नहीं है। दुनिया को तबाह किया है पढ़ी लिखी ग्रेट नेशंस ने। उन्होंने वॉर्स जनरेट किए हैं, उन्होंने वेपन्स यूज किए हैं, उन्होंने एटम बम गिराए हैं। एम्परियलिज्म उधर से ये आई है। जिसके पास पैसा आ जाता है ना, उसका दिल करता और आ जाए। ब्रेक हमने लगानी होती है, कोई लगा लेता है, कोई नहीं भी लगाता। तो जब ब्रेक नहीं लगती फिर क्या होता है? फिर हम इंसानों का नुकसान करते हैं, उनकी टांगे खींचते हैं, उनको डिस्ट्रक्ट करते हैं। द कोल्ड वॉर, अमेरिका एंड रशिया कोल्ड वॉर क्या है? मैन टू मैन वर्स्ट एनिमी को शो कर रहा है। ठीक है, हालांकि दोनों ही जो है नेशंस ऐसी थी जो कि वेल डेवलप्ड नेशन थी, जरूरत नहीं थी ना जंग की, जरूरत नहीं थी कोल्ड वॉर की। लेकिन क्या है कि सेंस ऑफ अथॉरिटी इज ऑलवेज देयर। जब आप पढ़ लिख जाते हैं, जब हमारे पास डिग्री आ जाती है, फिर हमारा दिल करता ओ देयर शुड बी सम अथॉरिटी, लोग मेरी वाह वाह करें, लोग मेरी माने। तो ये चीजें क्या करती हैं, इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती हैं। फिर वो कहते हैं फोर्थली हिज सेंटेंसेस आर प्रेग्नेंट विद थॉट्स लाइक दैट दोज ऑफ बेकन। वो कहता है कि उसकी जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेग्नेंट है विद थॉट्स, जैसे कि बेकन के। रसल हैज वन एडवांटेज ओवर बेकन, और रसल जो है उसके पास एक एडवांटेज है जो कि बेकन पे है उसकी। द लेटर कॉल्स हिज एसेस डिस्पर्स मेडिटेशंस, यानी कि बेकन लेटर वाला, लेटर वन कौन है? दैट इज द बेकन। ठीक है, फॉर्मर कौन है? रसल। बेकन के एसिड को कहा गया डिस्पर्स मेडिटेशन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन रसल एंड बेकन। ठीक है, तो बेकन के एसिड को कहा गया डिस्पर्स मेडिटेशन। ऑन द अदर हैंड, रसल्स एसिड्स आर वेल नेट एंड सिस्टमैटिक। He is extremely conscious of his style and does not let the sentence jeopardize. ठीक है, उसने haphazard तरीके से कोई सेंटेंस नहीं लिखा। The fluency of his thought flows steadily, और फ्लुएंसी जो है उसकी थॉट की वो फ्लो करती स्टेडली एंड रिदमिकली थ्रू द मीडियम ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के थ्रू। फिफ्थली ऑलमोस्ट ऑल हिज राइटिंग बेयर्स द हाई सीरियसनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट। और फिफ्थली तमाम उसकी जो राइटिंग्स हैं वो बेयर करती हैं हाई सीरियसनेस उसके सब्जेक्ट की। ही डज नॉट राइट विद पर्सनल और इमोशनल अफेक्ट। वो जो है पर्सनल या इमोशनल अफेक्ट जो है उसके थ्रू राइट नहीं करता। देयर इज नाइदर ड्यूअल फ्रेजेस इन हिज राइटिंग नॉर सेंटेंसेस which could provide aesthetic pleasure. Russell's style is intellectually brilliant. He is one of the greatest harmonists of 20th century who does not take human problems lightly. वो जो है एक greatest harmonist है 20th century का, जो कि human problems को lightly नहीं देता। His supreme intellectual outlook, broad-mindedness, objective and impersonal attitude toward the human problem makes him a great serious writer. उसका जो supreme intellectual outlook है, उसकी broad-mindedness, objective और उसके personal attitude human problems की तरफ, वो उसको जो है great serious writers बनाते हैं। We suffer not only evils, ठीक है, हम जो है evils की वजह से सफर नहीं करते, that actually befall us, जो कि हमें गिरा देते हैं। But all those that our intellect tells us we have reason to fear. अच्छा, यहाँ पे देखें, वो कहता है कि हम कभी भी उन इवल्स की वजह से सफर नहीं करते जो कि हमारे इर्द गिर्द हमें भी फॉल करते हैं या हमारे ऊपर भी फॉल कर जाते हैं। लेकिन हम उस इंटेलेक्ट, उस अकल, उस सोच की वजह से सफर करते हैं जो कि हमें बताती है वी हैव रीजन टू फेयर, कि हमारे पास वो रीजन है फेयर। जैसे मैं कहती हूँ ना, इंसान खुद ही अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है और खुद ही अपना बुरा दुश्मन होता है। वर्स्ट एनिमी इंसान खुद होता है। करने वाले ने तो जो मेरे साथ करना था कर दिया, सोचना तो सोचते तो बेटा हम खुद है कि इसने ऐसे कर दिया था, फिर यूं हुआ था, और हम उस चीज को रिकॉल करते रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज द प्रैक्टिस जो अक्सर, मैं अब क्या कहूँ इस सोसाइटी को। ठीक है, किसी के साथ मिसहैप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े मिसहैप हो जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं या एनीथिंग एल्स। अच्छा चले, वो बुरा सो हो गया, वो जो रिश्तेदार आके पूछना शुरू होते हैं ना, तो वो बड़ा इरिटेटिंग होता है असल में। तो आई थिंक सो, जो मेरा जाती ख्याल है कि वी शुड अवॉइड, अगर कोई पूछता भी है तो उनको खुद ही से कह दें भाई अब सो, जो होना था सो हो गया ना, जस्ट प्लीज इस टॉपिक में मेरे से बात नहीं।
ठीक है, बजाय इसके कि वो आपसे पूछें फिर आप फिर दोबारा से वो पिछली पूरी कहानी सुनाएं। कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है या एनी, देखिए जिंदगी में आपकी कई चीजें हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स भी हो जाते हैं, जरूरी नहीं होता कि बंदा हर बंदे को वो सारी बात बताए। और जितना उसको फिर रिकॉल करते हैं हम, फिर वहीं पे ही रह जाते हैं, हम पास्ट में रह जाते हैं, हम आगे नहीं चल सकते। तो इट मीन्स के हम उन इवल्स की वजह से भी फॉल नहीं करते, हम उस इंटेलेक्ट की वजह से फॉल करते हैं, उस अक्ल की वजह से फॉल करते हैं जो हमें ये बताती है वी हैव रीजन टू फियर। ठीक है, कि हमारे पास एक रीजन है कि हम फियर, हम डरते हैं। Sickly, despite his seriousness, Russell's style is humorous, witty, and gay. His style indicates the follies of mankind. His humor is not repulsive or disgusting like Swift, but optimistic and full of hope. उसका ह्यूमर जो है वो रिपल्सिव या डिस्गस्टिंग नहीं है जस्ट लाइक स्विफ्ट, बल्कि क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है और फुल ऑफ होप है। उसका ह्यूमर जो है वो प्योर नहीं है, फन और फ्रोलिक, ना ही फन है ना ही फ्रोलिक है, बट मोरलाइज है। स्विफ्ट की तरह जो है वो उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी डिस्गस्टिंग नहीं है। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक प्रो स्टाइल जरूर आता है, किसी भी राइटर में से एक प्रो स्टाइल आना ही आता है आपके पेपर के अंदर। कोई भी आपका प्रो स्टाइल आता है ना, अगर आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं किसी एक आध पैराग्राफ में, जैसे यहाँ पे वो कह रहा है भाई स्विफ्ट के साथ उसका कंपैरिजन हो, तो बेटा कंपैरिजन जरूर लिखा करें। ठीक है, ये आपको बड़े एक्स्ट्रा मार्क्स दे देता है। और लास्ट जो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है उसमें किसी और क्रिटिक की कोट लिख दिया करें, मतलब जो रसल के अलावा हो, रसल के हक में और रसल के अगेंस्ट किसी ने कोई कोट लिखी हो ना, तो वो दे दिया करें। तो वो क्या कहते हैं कि बल्कि उसका बड़ा ऑप्टिमिस्टिक यानी कि और फुल ऑफ होप, बड़ा वो पॉजिटिव और फुल ऑफ होप उसका एक पर्सपेक्टिव था। हिज ह्यूमर इज नॉट प्योर, ना फन था ना ही प्रोलिक था, बल्कि उसका मोरलाइजिंग ह्यूमर था। ही सेज द नन्स परसीव द डिविनिटी एज पीपिंग टॉम। वो कहते हैं ये जो नन्स होती हैं, जो चर्च के अंदर होती हैं, वो परसीव करती हैं डिविनिटी को, यानी कि रिलीजन को, क्रिश्चियनिटी को, एज पीपिंग टॉम, जैसे कोई पीपिंग टॉम। पीपिंग टॉम क्या है? यानी कि टॉम जो कि पीप कर रहा है, सुराख में से देख रहा है। whose omnipotence can enable him to peep through the bathroom wall, जिसका कादर मुतलिक जो है उसको एनेबल करता है कि वो बाथरूम वॉल में से देखे, बट कैन फील्ड विद द बाथ, लेकिन वो कैन बी फील्ड विद द बाथ, लेकिन उसको बाथ नजर नहीं आते। ठीक है, तो वो उसके कहने का मतलब ये है कि नन्स जो हैं वो एक पीपिंग टॉम की तरह है, जो कि दुनिया, बाथरूम बेसिकली वो दुनिया को कह रहा है। ठीक है, कि वो जो है उन बुराइयों को छुप छुप के देखती हैं जिनको दुनिया से दूर कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है रहबानियत, ये सारी चीजें, नन्स जो होती हैं वो शादी नहीं करती, वो अपने आप को कन्फाइन कर लेती हैं सिर्फ गॉड की इबादत के लिए और ये सारा कुछ। तो वो कहता है कि वो बिल्कुल इस तरह से पीपिंग टॉम होती है। उसके बाद हिज ह्यूमर इज आल्सो आयरॉनिकल, आयरनी इज अ प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज स्टाइल। ही ironies the so called modern minded people। अब उसने सिर्फ चर्च को या डिविनिटी को नहीं खाली जो है आयरोनिकली बयान किया या ह्यूमरसली, बल्कि उसने मॉडर्न माइंडेड पीपल को भी आयरोनिकली शो किया। ही सेज द बिलीव दैट फैशन शुड डोमिनेट ओपिनियन हैज ग्रेट एडवांटेज। वो कहता है कि ये जो बिलीव है कि फैशन शुड डोमिनेट ओपिनियन, कि फैशन जो है वो उसको डोमिनेट होना चाहिए ओपिनियन में, हैज ग्रेट एडवांटेज, इसका बड़ा फायदा है। इट मेक्स थॉट अननेसेसरी। ठीक है, अब ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, सुने जरा आगे वो क्या कहता है। वो कहता है ये हमारी थॉट को अननेसेसरी, हम जब फैशन के पीछे भागते हैं तो हम अननेसेसरी सोच रहे होते हैं, एंड पुट द हाईएस्ट इंटेलिजेंस विद इन द रीच ऑफ एवरीवन, और हम एक हाईएस्ट इंटेलिजेंस विद इन द रीच ऑफ एवरीवन के, हम उस हाईएस्ट इंटेलिजेंस को विद इन द रीच ऑफ एवरीवन उसके बीच में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खवातीन की बात करूंगी, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम अननेसेसरीली कपड़ों को बहुत डिस्कस करते हैं और जूतों को बहुत डिस्कस करते हैं, और यही हमारी हाईएस्ट इंटेलिजेंस होती है जो कि विद इन द रीच ऑफ एवरीवन होती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेरी जो है, हालांकि हम उस टाइम को कंज्यूम करके बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक, तो दैट इज द थिंग। ये आपको एक डिलेमा वैसे ही मजाक में बता रही हूँ। तो seventhly, Russell also uses analogies to lend sublimity to his prose and to make his style scholarly। ठीक है, और फिर वो एनोलॉजी, एनोलॉजी किसे कहते हैं? हम जो दूर परे की एक कहानी बाइबलिकल कॉन्टेक्स्ट या कोई
ओवर मिथ, ये सारी क्या होती है, ये एनालॉजीज होती हैं। तो उसकी जो एनालॉजी होती है, जो फार फेच कहीं से कोट वगैरह जो वो बयान करता है, वो सब्लिमिटी पैदा करती है उसकी प्रोज में, और उसके स्टाइल को स्कॉलरली बनाती है। ठीक है, लाइक कोटेशंस फ्रॉम बाइबल, रोमन, ग्रीक राइटर्स एंड अदर सोर्सेज आर हार्मोनियस वोवन इनटू द टेक्सचर ऑफ हिज थॉट. Russell manipulates these allusions to make his ironical onslaught. टू के साथ ना बेटा कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, ना ही मेक्स आता है, तो मेक्ड कभी नहीं होगा। ठीक है, टू के साथ ना तो एस लगता है ना डी लगता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, तो रसल मैनिपुलेट्स these allusions to make his ironical onslaught more effective. तो रसल मैनिपुलेट करता है एलुजन को कि वो इस आयरॉनिकल onslaught को more effective बनाए। Eighthly, Russell was a profound thinker. His style is deeply governing by his sense of reason. He never grew poetic like Milton. His chief concern is to convey his ideas to his readers. That why his prose style exhibits his balanced personality. He writes jazz prose, and this is his rationalistic approach to life. वो अपने वो लिखता है जैज प्रोज को, और ये क्या है, दिस इज हिज रेशनलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। ये उसकी रेशनलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स द लाइफ। रेशनल क्या होता है, एनीवन क्लास? रेशनल क्या होता है? वो रैशनल है। हाँ, जो जहानत और अक्ल से और मैम एक सेंटेंस मैंने जो कंपोज आज की है वो मैं, अगर आप प्लीज माइंड ना करें तो मैम मैं शेयर करूं, ये इस हाँ तरीके से sure. यूज होगा। मैं मैम लिख रही हूँ सेंटेंस, ये लिख रही हूँ, वैल्यूज आर नॉट फॉर बार्गेनिंग, दिस इज द पोस्टुलेटेड थॉट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट राइट फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर टाइम। ये 23 मार्च के बारे में लिख रही हूँ मैम। दिस इज द रैशनल which leads the struggle to constitute a state of Islamic Republic of Pakistan। ये हमारी सोच थी, ये अकल थी जिसने हमें पाकिस्तान बनाने के ऊपर हमारी कौम को मजबूर किया। सही, बट इट वाज अ विजन आई थिंक सो। यस मैम, वो विजन का ना सिनोनिम, इस वर्ड को ना विजन के सिनोनिम के तौर के ऊपर यूज आज एक सेंटेंस के अंदर किया था। तो मेरे ख्याल में ये हमारी हमारी जो जहानत होती है, जो मतलब इंटरनल थिंकिंग होती है इंसान की, वो रैशनल। रैशनल कहते हैं इंटेलेक्चुअल को। ठीक है, इंटेलेक्चुअल अकल की बेस पे जो हम बात करते हैं ना, उसको रैशनल कहते हैं। और जो विजन होता है वो हमारी ड्रीम्स होते हैं, हमारी एक सोच होती है जिसके ऊपर एक पाकिस्तान बना था। तो पाकिस्तान जो बना था वो अल्लामा इकबाल का एक विजन था। ठीक है, और रैशनलिस्टिक अप्रोच ये होती है कि हम अकल और जैसे कहना चाहिए, जैसे आजकल हम हर चीज के लिए रिसर्च करते हैं, तो ये हमारी रेशनलिस्टिक अप्रोच है कि रिसर्च ये कहती है, साइंस ये कहती है, तो दैट इज द रेशनलिस्टिक अप्रोच। ठीक है। नाइन्थली, ऑल्दो रसल्स ग्रेट जनरल स्टाइल ऑफ राइटिंग इज प्रिसाइज, एग्जैक्ट एंड सिंपल। हेलो हाँ जी, हेलो मैम, एक कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिएगा कि जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होती है इंसान की, वो रूल बेस्ड होती है, हाँ और जो जी, विजनरी होती है वो रूल बेस्ड नहीं होती है, मैं एंड ऐसा ही पे, होता है मैम? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मैं आपको एंड पे बताती हूँ ये। आप क्वेश्चन अच्छा, मैं बताती हूँ ये क्या है। अच्छा, ninthly, although Russell's general style of writing is precise, exact, and simple, yet he can write highly ornated, effective, but he uses his this art only to emphasize his point. He does not make his rhetoric pompous and exaggerated. He is up to the point and very subtle. As he says, whatever you can perceive is in your mind. तो कहते हैं जो आप perceive कर रहे हो तो वो already आपके mind में होता है। हम कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ एडमायरर, कि असल में इंसान खूबसूरत नहीं होता। ठीक है, उसकी जो देखने वाला होता है ना, उसकी आंख खूबसूरत होती है, उसका विजन खूबसूरत होता है, उसकी परसेप्शन खूबसूरत होती है, दैट्स व्हाई उसको अगला इंसान अच्छा लग रहा होता है। तो वो क्या है, वट एवर यू कैन परसीव इज इन योर ओन माइंड, नॉट एन एक्सटर्नल मटीरियल ऑब्जेक्ट। एक्सटर्नल मटीरियल ऑब्जेक्ट नहीं होती, लेकिन क्या होता है, जो कि आप परसीव करते हैं इन योर माइंड, जो कि आपका एक्सटर्नल मटेरियल या ऑब्जेक्ट नहीं होती। यानी कि ऑब्जेक्ट के खूबसूरत या अच्छा होने, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि जिस बंदे ने नहीं मानना ना कि आप अच्छे हैं, वो कभी भी नहीं मानेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी इंसान को समझाने की जरूरत ना, आप कभी भी किसी को आंसर ना करें कि भाई मैं कितनी अच्छी हूँ। ठीक है, किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ, वट आई एम, मैं बस ठीक है जी, सो जो हूँ मैं सो हूँ, सो वट। ठीक है, आई, एक चीज बेटा हमेशा सोच लें अपनी जिंदगी में, अगर आज आपने ये चीज डाल ली ना कि मैं सिर्फ अल्लाह के सामने आंसरेबल हूँ और मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज लोग, आप लोगों की फिक्र में ना अपने आप को ऐसे ही खराब कर लें।
ठीक है, तो वॉट एवर यू कैन परसीव, जो हम परसीव करते हैं वो हमारे ऑलरेडी माइंड में, हमारा माइंड वैसा होता है, एक्सटर्नल इमेज वैसा नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से वो कहते हैं ना कि जोहारी जोहरी जानता है पता नहीं हीरे की कीमत। ठीक है, तो जिसके अंदर कुछ होता है ना, तो वही मैं अगर सच्ची हूँ मुझे लोगों में सच्चाई नजर आएगी, मैं अगर बुरी हूँ तो मुझे लोगों में बुराई नजर आएगी। एक्चुअली जो सामने बैठा होता है वो तो मेरा अपना इमेज होता है। ठीक, तो tenthly Russell does not use metaphors and similes frequently. To him they are the matter of necessity, they are to be used only when they are a dire necessity of using them. वो इतने ज्यादा similes metaphors use नहीं करता जबकि बेकन ने किए थे। However, here is an example, but ideas and principles that do harm clocks for evil passions, और ideas और principles जो कि हार्म करते हैं क्लॉक्स को फॉर इवल पैशन। तो वो कहता है, सॉरी, वो यहाँ पे कहता है कि ऐसे आइडियाज और प्रिंसिपल जो कि हार्म करते हैं वो कहाँ से पैदा होते हैं, इवल पैशन से पैदा होते हैं। लेकिन बेटा पैशनेट हर कोई होता है, ऐसी बात नहीं है कि हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि ये बंदा पैशन, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई पैशन होता है। लेकिन जस्ट चेक, एक दफा इतना जरूर चेक कर लें कि मैं जो पैशनेट हूँ, या कहीं इससे मेरा या मेरे इर्द गिर्द के लोगों का नुकसान तो नहीं हो रहा। ठीक है, सही हो गया ना, कि कहीं इससे मेरे इर्द गिर्द के लोगों का नुकसान तो नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आप वो चीज सिर्फ अल्लाह की खातिर या लोगों की खातिर छोड़ देते हैं ना, कि भाई इससे मेरे इर्द गिर्द के लोगों का नुकसान होगा, अल्लाह उससे आगे आपको बेहतर चीज दे देगा। ठीक है, thus Russell's prose style is lucid and it's illuminated by constant flashes of irony and satire. The precision and clarity which Russell's prose style possesses is very rare in the whole bulk of English prose. Ralph Showman admires him. It was transfixed by the clarity, precision, and warmth work on sense like ozone after storm. और इट आई वॉज ट्रांसफिक्स्ड बाय क्लैरिटी। वो कहता है राज कॉर्नर शोमैन उसको एडमायर करता है, वो कहता है आई वॉज ट्रांसफिक्स्ड बाय क्लैरिटी, मतलब मैं ट्रांसफिक्स्ड होकर, ट्रांसफिक्स कहते हैं कि शशदर होके रह जाना, शशदर रह जाना, कि बाय द क्लैरिटी, प्रिसीजन, और इसके वार्म वर्क ऑन सेंस लाइक ओजोन आफ्टर स्टॉर्म, जैसे स्टॉर्म के बाद एक ओजोन जब होता है ना, स्टॉर्म आता है, जैसे हम कहते हैं कि तूफान नू आया था, तो उसके बाद सारी दुनिया वॉश आउट हो गई। ठीक है, वो कहता है ओजोन जैसे स्टॉर्म के बाद होता है, तो उसके जो वर्क्स हैं वो भी इसी तरह के हैं। To sum up, Russell is one of the great prose writer of preceding century who wrote on almost all kinds of varied subjects with great force and confidence. The unity of his thoughts goes hand in hand with unity of his style. और unity of thoughts जो है उसकी वो hand in hand जाती है with the unity of his style. ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन हो रहा था what is the difference between the vision and the rational। ठीक है, देखिए बेटा, ये जो है ना मैं आपको बताती हूँ, ये वर्ड्स कुछ यूं हैं। नंबर वन, रेशनल। ठीक है, जिसको हम रेशनल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, रेशनल अप्रोच जो है वो होती है जैसे साइंटिफिक रिसर्चेज हो गई। ठीक है, कि जी हम रिसर्चेस के एतबार से और इसके अकल के एतबार से और विद द, हम इसको ये कह नाप तोल अकल के हिसाब से हम देखते हैं कि भाई ये आजकल रिसर्च चल रही है, इसके हिसाब से ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं ये हमारी रेशनल अप्रोच है, ये हमारी अकल के इस्तेमाल, हमारा इंटेलेक्चुअल अप्रोच है। ऑन द अदर हैंड दैट इज द विजन। व्हाट इज द विजन? विजन इज बेसिकली योर लाइफ। ठीक है, आपकी जिंदगी गुजारने का एक पूरा एक विजन होता है कि भाई मैं जिंदगी में, मुझे अल्लाह ने जिंदगी दी और मैंने ये करना। और इंसान आगे अपनी रेशनल अप्रोच तो बाद में यूज करता है, पहले वो एक विजन बनाता है, उसके बाद इंटेलेक्ट की बारी आती है और रेशनल अप्रोच की बारी आती है। ठीक है, पहले तो मैं अपना विजन बनाऊंगी ना कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा ख्वाब है, उसके बाद हमारी रेशनल अप्रोच, हमारी साइंटिफिक, फिर हम उसको देखते हैं कि अच्छा आजकल साइंटिफिक रिसर्चेस क्या कह रही हैं, ये सारा कुछ। और ये यानी कि अकल से हम जो चीज करते हैं उसको रेशनल कहते हैं। और फेथ इज द ऑपोजिट ऑफ द इंटेलेक्ट। अक्ल हर उस चीज को मानती है जो नजर आती है। ठीक है,
फेथ जो है ना उसका नजर आने ना आने से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अकल ये कहती है कि सूद अगर मिलेगा तो मेरा माल बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट लगेगा अगर हमारा तो माल बढ़ जाएगा, और अगर मैं सदका करूंगी तो माल कम हो जाएगा, खर्च करने से माल कम हो जाएगा और सूद से माल बढ़ जाएगा। ये अकल कहती है। फेथ क्या कहता है? फेथ कहता है नहीं, खर्च करो और आ जाएगा, ठीक है। लोगों पे खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह ताला के साथ जो है वो बिजनेस कर लो, बिजनेस करना तो अल्लाह के साथ करो। अकल कहती है नहीं, बैंक में पैसा रखो, सूद ले लो, ठीक। ये अकल कहती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड दैट इज योर फेथ। अल्लाह नजर नहीं आता, ठीक है, हमारा फेथ है, लेकिन हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। जन्नत दोज़ख नजर नहीं आती, आपका फेथ है। अब यहाँ पे तो अकल काम नहीं कर रही ना, ठीक है। अकल कहती है नहीं, तुम इस दुनिया में आए हो, तुम्हें सारा कुछ करना, दैट इज अकल, दैट इज आवर रेशनल अप्रोच, ठीक है। इसको